नमस्कार मित्रों, मेरा दृष्टिकोण चैनल में मैं आपका अनजाना साथी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बातचीत शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा और वो प्रश्न मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अभी एक बड़ी ही डरावनी घटना हुई है। और मेरा प्रश्न ये है, क्या आप बता सकते हैं कौन सा बम सबसे ज़्यादा खतरनाक है? मेरे विचार में आप लोगों के दिमाग में आया होगा एटम बम, हाइड्रोजन बम या न्यूट्रॉन बम, पर ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में सबसे खतरनाक बम जो है वह है पॉपुलेशन बम, जनसंख्या विस्फोट। मित्रों, अभी 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस गया है और उसी दिन या उससे एक दिन या 2 दिन आगे पीछे एक घटना हुई और वो सब आप सब ने देखी होगी। एक ऑटो के अंदर 27 लोग सवार थे। देखने में ये बड़ी ही हास्यास्पद घटना लगती है, लेकिन ये एक बहुत डरावना सच है। मित्रों, एटम बम का विस्फोट किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करता है और उसके दुष्प्रभाव कुछ दशक बाद चले जाते हैं, लेकिन जनसंख्या का विस्फोट जो होता है तो उसके दुष्प्रभाव कई पीढ़ियों तक जाते हैं, सदियों तक जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर जितना दबाव पड़ता है और उसके कारण वातावरणीय और सामाजिक जो दुष्प्रभाव पैदा होते हैं उनका निस्तारण कुछ दशक में नहीं होता है। उनको ठीक होने में सदियां लग जाती हैं, वो भी तब जबकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए और जनसंख्या कम हो जाए। अगर जनसंख्या कम नहीं होती है तो वो दुष्प्रभाव बढ़ते जाते हैं, उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में दिन दुनी रात चौगुनी बोलते हैं। अगर सामाजिक दुष्प्रभावों की बात की जाए तो सबसे पहला दुष्प्रभाव तो ये होता है कि लोगों को खाने को नहीं मिलता है, जो कि एक बेसिक नीड है। हर व्यक्ति को भोजन चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण सब व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराना बड़ा कठिन हो जाता है। उसके अलावा दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है, फिर भी पूरी नहीं हो पाती। इससे समाज में मनमुटाव बढ़ता है, सामाजिक क्लैशेस बढ़ते हैं, सिविलाइजेशन क्राइसिस खड़े हो जाते हैं, एनिमिटी क्रिएट हो जाती है। हर व्यक्ति को खाना चाहिए, रोजगार चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जलाने के लिए बिजली चाहिए, चलाने के लिए वाहन चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए। ये सब समस्याएं जनसंख्या से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सामाजिक दुष्प्रभावों के अलावा जनसंख्या का दबाव जो प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है, इससे प्रकृति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नदियाँ मैली हो जाती हैं, ज़मीन विषाक्त हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, विषैली हो जाती हैं, उनमें वो ताकत, वो पोटेंशियल नहीं रहता। वातावरण का चक्र जिसे बोलते हैं मौसम चक्र, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये सब एक के बाद एक होने वाली वो घटनाएं हैं जो एक के ऊपर एक होती जाती हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारा देश का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी पर उपलब्ध क्षेत्रफल का लगभग 2% है और जो पीने योग्य पानी पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका केवल 4% पानी हमारे देश को उपलब्ध है। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या पूरे विश्व की 20% है, यानी कि पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 5वां हिस्सा केवल हमारे देश में रहता है। ये कितनी भयानक स्थिति है। चीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, एक तो वो बहुत ज़्यादा हमारे में डिफरेंस नहीं है, वो कुछ करोड़ का डिफरेंस है, लेकिन चीन का क्षेत्रफल भारत की तुलना में 3 गुना है। तो अगर हम चीन से तुलना करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारी जनसंख्या लगभग 50 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी है 150 करोड़। इस लिहाज से हम चीन से बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में हैं। और दूसरे देशों की तो हम बात ही नहीं कर सकते। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास बहुत बड़े बड़े भूभाग हैं, लेकिन हमारे पास उतना बड़ा भूभाग नहीं है। इसलिए हमारी वास्तविक ज़रूरत है जनसंख्या को रोकना, कम करना। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप पलते हैं जिनका एजेंडा ही जनसंख्या पैदा करना है। उनके दिमाग में कुछ रिलीजियस फितूर हैं कि हम संख्या बढ़ाएंगे और जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उनको समुद्र में धकेल देंगे। इसलिए जब भी उनको समझाया जाता है वो अपने कान बंद कर लेते हैं, झूठे बहाने करने लगते हैं। संतान ऊपर वाले की देन है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि संतान कैसे पैदा होती है, उनको पता है, लेकिन जो फितूर है दिमाग में, वो फितूर उनको अपना भविष्य देखने से रोकता है। ऐसा नहीं है कि भविष्य केवल उन लोगों का है जो संतान कम पैदा कर रहे हैं, भविष्य उनका भी जो अधिक संतान पैदा कर रहे हैं उनको भी उतनी ही दिक्कतें होंगी, बल्कि उससे ज़्यादा होंगी। जिनकी ज़्यादा संतान होगी उनकी दिक्कतें भी ज़्यादा होंगी, लेकिन उनको ये बात समझने से रोका जाता है। उन ग्रुप्स के ऊपर कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो इम्यून होते हैं। इम्यून का मतलब उन पर जनसंख्या का दुष्प्रभाव सीधा नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक तो धनी होते हैं, दूसरा वो नियंत्रित कर लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या का दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग को पड़ता है,
लेकिन गरीब वर्ग के लोगों को बजाय यह समझाइश देने के कि आपको संतान कम करनी है, उनको कहा जाता है कि तुम्हें रिलीजियस जिम्मेदारी है, तुम्हें और संतान बढ़ानी है, तुम ऐसा करके रिलीजन का उपकार करोगे। और उनको बड़ी ही बेहूदी सी कहावतों में उलझा दिया जाता है, जैसे जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, जिसने पेट दिया है वो खाना देगा, जिसने पैदा किया है वो पालेगा। अगर यही सब ऊपर वाला करने वाला है तो फिर तुम खेती में क्या करने जाते हो? खेतों में क्यों जाते हो? तुम क्यों फसलें उगाते हो? क्यों सब्जियां उगाते हो? क्यों फल फ्रूट उगाते हो? क्यों फैक्ट्री में जाके काम करते हो? क्यों ऑफिस में जाते हो? जब चोंच में चुग्गा डालने की जिम्मेदारी ऊपर वाले की है तो तुम अपने हाथ पे फिर क्यों हिलाते हो? वो ऑटो में से जो 27 लोग निकले थे वो सारे के सारे एक ही कम्युनिटी के थे। ऐसा नहीं है कि वो 27 सवारियां थी, वो 27 सवारियां अलग अलग नहीं थी, वो सारे के सारे एक ही कम्युनिटी के लोग थे। और उसी कम्युनिटी का ये एजेंडा है कि हम इतनी संख्या बढ़ा देंगे कि बाकी लोग सफोकेट हो जाएंगे और छोड़ के देश को या तो भाग जाएंगे या समुद्र में डूब कर मर जाएंगे। और ये केवल काल्पनिक बात नहीं है, वो बाकायदा इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। 80 के दशक में हमारे दो की पॉलिसी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी जनसंख्या 11% से बढ़कर आज 18-19% तो ऑफिशियल है और अनऑफिशियल कम से कम भी 5 से 10% ऊपर और होंगे। मित्रों, ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इनकी तरफ से जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कोई कार्य नहीं होने वाला है। जब तक सरकार इस विषय पर सख्त नहीं होगी तब तक इस विषय में कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। सरकार को चाहिए कि 4 सदस्य एक परिवार के गिने जाएं, उसके अलावा जितने भी सदस्य हैं उनको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा ना दी जाए, उनका सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज ना हो, उनका राशन ना मिले राशन कार्ड से, उनको टैक्सेस देने पड़े, उनको स्कूलों में फीस ज़्यादा देनी पड़े, उनको नौकरियों से वंचित रखा जाए। इस तरह के सभी कार्य सरकार को जब तक नहीं करेगी, सरकार को करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेगी तो निश्चित जानो कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो भी समुद्र में ही जाके गिरने वाले हैं। हमें समझाया जाता है कि चीन के अंदर जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वो फेल हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। चीन की जनसंख्या हमसे 40 साल पहले हमसे दुगनी हुआ करती थी और आज हम चीन की जनसंख्या के लगभग बराबर हैं, जबकि उनकी जनसंख्या उस तेजी से बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। अब अगर वो अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर अगर विचार कर रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि उनको कितने बच्चे पैदा करने हैं, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में तो गरीब तबका अधिक बच्चों को एडवांटेज मानता है कि जितने हाथ होंगे उतनी मजूरी मिलेगी। मित्रों, इस सोच से तो स्थितियां और बिगड़ने ही वाली हैं। आखिर कब तक इन दकियानुसी विचारों को टॉलरेट किया जाएगा? एक जरासी कहीं 150 पदों की वैकेंसी निकलती है, उसमें जो गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, लाख 2-2 लाख 5-5 लाख आवेदन आते हैं, लेकिन समाज समझने को तैयार नहीं है। खास तौर से एक विशेष वर्ग जिनका एजेंडा ही अलग है, उनको न दुनिया से मतलब है न भारत से मतलब है, उनको मतलब है सिर्फ उनकी किताब और उनकी किताब के आदेशों से। पता नहीं वो उस किताब में है भी कि नहीं। जितनी शक्ति चीन की सरकार ने दिखाई उतनी ही या उससे भी ज़्यादा शक्ति भारत सरकार को भी दिखानी चाहिए, दिखानी पड़ेगी। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप नष्ट करने को अपने आप को तैयार कर लो। जनसंख्या विस्फोट को एक आपदा की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। केवल परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाने से या कॉन्ट्रासेप्टिव्स के विज्ञापन देने से या उनको फ्री में बांट देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कोई ठोस वर्केबल नीति बनानी पड़ेगी और बाध्य करना पड़ेगा लोगों को। जो कम बच्चे रखते हैं उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा और जो ज़्यादा बच्चे रखते हैं उनको पेनलाइज करना पड़ेगा, उनको दंडित करना पड़ेगा, तब जाकर के पॉपुलेशन नियंत्रण में आएगी। मित्रों, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करें, केवल सरकार पर न छोड़ें। सरकार के भी साधन सीमित होते हैं, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे मुझे और वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।